अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। इसमें ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब कैसे पहचानेंगे कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल फॉर्म का लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म किस तरह से रहता है कि एक पॉइंट रहता है और एक डायरेक्शन को साइन रहता है कि x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b इक्वल्स टू z माइनस z1 बटे c। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो इस तरह से दिख नहीं रहा है ना, इस तरह से दिख नहीं रहा है, तो इस तरह हमें बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले पहचानते हैं कि ये ये लग रहा होगा कि ये x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 5 कॉमा ये पहला प्लेन हो गया और ये 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6 है। तो दो प्लेन है तो लाइन कैसे शो कर रहा है? तो जब दो प्लेन है तो दोनों प्लेन इंटरसेक्शन पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। मान लेते हैं कि ये पहला प्लेन का इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, ये पहला प्लेन का इक्वेशन हो गया और ये दूसरा प्लेन का इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करता होगा ना, कहीं ना कहीं तो वो इंटरसेक्ट करता होगा। तो इंटरसेक्ट जहाँ पर कर रहा है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों प्लेन, तो ये एक प्रकार के लाइन को ही तो सॉल्यूशन दे रहा है ना। दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? एक प्रकार का लाइन है। इसी कारण से दो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन से एक अनसिमेट्रिकल लाइन का फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसी अनसिमेट्रिकल फॉर्म जो है लाइन का, उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में हमें कन्वर्ट करना है। ऐसे कन्वर्ट करने का क्या मेथड है? कन्वर्ट करने का यही मेथड है कि हम बता रहे हैं अभी पर पहले इक्वेशन ये मान लेते हैं कि x माइनस, ये पहला इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 5 हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है P2 प्लेन है। तो हम देख रहे हैं कि इसे मतलब कि दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्यूशन ही निकालेंगे ना। अगर जो हम दोनों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, दोनों प्लेन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो वो निकल जाएगा लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन तो हमें चाहिए। तो लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? ये दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है, यहाँ भी 1 2 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 2 ही इक्वेशन है जो कि हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सोल्व करने के लिए क्या चाहिए? जितना वेरिएबल रहता है उतना ही इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ तो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो अगर जो 3 इक्वेशन नहीं है तो हम एक पैरामीटर को कम मान लेते हैं कि 0 के बराबर है। लेट से सोल्व करने के लिए तरीका क्या होता है कि एक पैरामीटर को 0 माना जाता है। लेट या पुट z इक्वल्स टू 0। तो जब z इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में, तो दो वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगा। अब 2 इक्वेशन बन जाएगा तो हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो अगर जो हम z इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं पहले वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा? x माइनस वाई और ये तो 0 हो जाएगा 2z वाला टर्म। तो 2z वाला टर्म 0 होगा तो क्या होगा? 5 इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वल्स टू 5 हो गया। अब इसी प्रकार z इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे दूसरे वाले प्लेन के इक्वेशन में, z इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने बचपन क्लास में भी पढ़ा था ना, 9 10th में पढ़ा था कि दो इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा, x जुड़ जाएगा तो क्या होगा? 4x इक्वल्स टू क्या आएगा? 11। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 11/4। ये हो गया। जब x बराबर 11/4 आ गया तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा? x माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 5 का वैल्यू क्या है? 11/4 माइनस 5, 11/4 माइनस 5। तो 5 का 20 में से 11 गया, -9/4। ये y का इक्वेशन आ गया, y का वैल्यू आ गया और ये x का वैल्यू आ गया। तो जब x और y का वैल्यू आ गया तो अब हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमें मिल गया। किस पॉइंट से पास कर रहा है? x कोऑर्डिनेट 11/4 -9/4 0, इस पॉइंट से पास कर रहा है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? q है। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं
अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट तो निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, किसी भी लाइन का एक डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। जब तक डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो नहीं लिखेंगे तब तक इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को निकालने के लिए दोनों लाइन को सोल्व कर देते हैं। तो पहला प्लेन का इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, पहले प्लेन के इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि x बटे फिर माइनस वाई बटे इक्वल्स टू जेड बटे, इस तरह से हम लिख देंगे। लैम्डा को बराबर कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा। तो दो इक्वेशन था ना, दोनों इक्वेशन को ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में x माइनस वाई प्लस 2z और तीसरा क्या 3x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 2, इसमें क्या है 3 1 2। इस बात को ध्यान रखो। फिर जैसे सोल्व किया जाता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके, मैं वैसे ही सोल्व कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है। तो जब मैं x का कोफिशिएंट को ढकूंगा तो x का कोफिशिएंट ढकूंगा मतलब दोनों इक्वेशन में जिस तरह से सोल्व किया जाता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसी तरह से मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, जब x के कोफिशिएंट को मैं ढकूंगा तो क्या होगा, -1 और इधर से हो जाएगा -2। ठीक इसी प्रकार से जब y के कोफिशिएंट को ढकेंगे तो क्या होगा 1 और यहाँ से हो जाएगा -6। ठीक इसी प्रकार z का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस में 3 इक्वल्स टू, हम इसे लैम्डा के बराबर कर देते हैं। तो लैम्डा के बराबर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 3 लैम्डा, y का वैल्यू माइनस कैंसिल हो जाएगा 5 लैम्डा और यहाँ से हो जाएगा z का वैल्यू 4 लैम्डा। तो x बाई जेड का भी वैल्यू आ गया। तो जब x बाई जेड का वैल्यू आ गया तो हम इसे पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन के प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं पहले वाले में पुट करेंगे तो क्या हो जाता, -3 लैम्डा इंटू -3 लैम्डा, एक्स के जगह पर मैंने पुट कर दिया, माइनस वाई के जगह पर 5 लैम्डा हो जाएगा, माइनस वाई के जगह पर 5 लैम्डा हो जाएगा और जेड के जगह पर 2 इंटू 4 लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, -5 और 3 8 हो गया, 8 16 लैम्डा बराबर 5। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 5/16। जब लैम्डा का वैल्यू आ गया तो मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। तो डायरेक्शन कोसाइन निकल गया मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। तो डायरेक्शन कोसाइन निकल गया तब हम क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने ऊपर में लिखा था सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस x1 जो पॉइंट था, तो पॉइंट मैंने क्या निकाला था 11/4। तो 11/4 हो गया। और x डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन क्या है, मतलब x का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म में क्या निकला था -3 लैम्डा। तो -3 लैम्डा लिखेंगे, ऐसे भी लैम्डा कैंसिल ही हो जाएगा, बराबर y माइनस y1। तो क्या था 5 लैम्डा। पहले पॉइंट पुट करते हैं ना, पुट क्या 9/4 बटे क्या आ जाएगा 5 लैम्डा इक्वल्स टू z माइनस 0, क्योंकि z कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, बटे 4 लैम्डा। तो लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा तो कॉमन ही होता। तो मतलब क्या होगा x माइनस 11/4 बटे -3 बराबर y प्लस 9/4/5 इक्वल्स टू z/4। ये सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पी। प्लेन पहला 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3, दूसरा प्लेन 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन बताया तो हम किस तरह से सोल्व करते हैं। पहले तो हमें लिखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो किस तरह से लिखा जाता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से, तो मैंने बताया था कि पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन
इस तरह से लिखा जाता है। और अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करते हैं, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर प्लस d1 प्लस लैम्डा d2, इस तरह से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले एक इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन के फॉर्मेट में लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन का। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, इसको माइनस की तरफ ही करना क्योंकि इसको जीरो बनाना पड़ता है, दाएं साइड हमेशा जीरो रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो क्योंकि इसी कारण से क्वेश्चन गलत हो जाता है सॉल्व करते समय स्टूडेंट से। तो सारे टर्म को बाएं तरफ ले आओ और इक्वल्स टू जीरो के बराबर कर दो, तभी हम एक इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन लिखेंगे P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू जीरो के फॉर्मेट में। तो पहला प्लेन से क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस जेड, और इससे जब मैं बाएं तरफ लाऊंगा तो क्या होगा -3, ये इतना हो गया P1 क्योंकि इसके बराबर जीरो हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा क्या होगा, दूसरा प्लेन तो क्या होगा 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा। तो यही रिक्वायर्ड प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी में जब लैम्डा का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसे अब और हम रिड्यूस कर लेते हैं दूसरा फॉर्मेट में, x के कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं। तो x के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा, इधर से 5 लैम्डा हो जाएगा, ये x का कोफिशिएंट आ गया। ठीक इसी प्रकार से इधर से 1 हो जाएगा और इधर से -3 लैम्डा, ये y का कोफिशिएंट हो गया। ठीक इसी प्रकार से z का कोफिशिएंट क्या होगा -1, क्योंकि हम प्लस में ही लिखते हैं इसलिए ताकि सुविधा होता है। तो इधर से कोफिशिएंट क्या हो गया -1 हो गया और इधर से कोफिशिएंट क्या होगा +4 लैम्डा, ये z का कोफिशिएंट हो गया। ठीक, और बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इधर हो जाएगा 3 और इधर से होगा +9 लैम्डा बराबर 0। इसे भी हम कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हो या तो ऊपर वाला, दोनों सेम ही है। तो इसी को हम मान लेते हैं कि पहला इक्वेशन मेन रूप से इसी में हम पुट कर देंगे लैम्डा का वैल्यू तो आ जाएगा। अब हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो ये रिक्वायर्ड प्लेन आया है इस लाइन के पैरेलल है। तो ये प्लेन सपोज दैट इस तरह से है, ये प्लेन हो गया रिक्वायर्ड प्लेन, ये हो गया ये प्लेन का इक्वेशन, और इसी के पैरेलल एक लाइन है नीचे, मतलब ये लाइन जो पैरेलल है लाइन, ये प्लेन P है, प्लेन P लाइन ये हो गया। तो जब लाइन इस पैरेलल के ये लाइन जो है पैरेलल अगर जो प्लेन का है तो ये नॉर्मल जो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है प्लेन का, तो जब ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है नॉर्मल इसका, क्योंकि नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है प्लेन का, तो जब इस प्लेन पर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है। जब प्लेन पैरेलल है लाइन के तो ये नॉर्मल भी तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो मैं परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दूंगा, ये नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर का परपेंडिकुलर किसके लगा दूंगा, इस लाइन के साथ। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। तो लिख सकते हैं चूँकि नॉर्मल वेक्टर इज पैरेलल टू लाइन वेक्टर, लाइन तो पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब n वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगर जैसे हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे, इस जो रिक्वायर्ड प्लेन मैंने अभी लिखा ना लैम्डा के टर्म्स में, ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल का, ये x के कोफिशिएंट जो है डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल का, इसी प्रकार y का और z का। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन का जो था डायरेक्शन कोसाइन, क्या था इसका इक्वेशन x-1/2 बराबर y-3/4 बराबर z-5/5। तो ये 2 4 5 क्या है 2 4 5 ये डायरेक्शन रेशियो है लाइन का। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा 90 डिग्री के साथ 0 हो जाएगा। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके डायरेक्शन कोसाइन से, तो 2 प्लस क्या होगा 5 लैम्डा। ठीक इसी प्रकार 4 इंटू 1 - 3 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू क्या आ जाएगा -1 प्लस 4 लैम्डा, बराबर में 0 कर देंगे।
तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 5 दूनी 10 और -12 तो -2 लैम्डा, इधर में प्लस हो जाएगा 20 लैम्डा। 2 दूनी 4 और 4 8 हो गया और -5 बराबर 0, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 18 लैम्डा बराबर -3, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -1/6। लैम्डा का वैल्यू आ गया तो आंसर आ गया, पुट कर देंगे लैम्डा का वैल्यू तो आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, जस्ट लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा पहले वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा 2x + y - z - 3 टाइम्स लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -1/6, तो -1/6 मैं पुट कर दिया हूँ। 5x - 3y + 4z + 9 = 0। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो छो दूना क्या होगा 12, 12 में से 5 गया 7x। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 6y और इधर होगा +3y, तो 6 3 9y, इधर से क्या आ जाएगा -6z और इधर से -4z, तो -10z हो गया। छोटी 18 माइनस में और माइनस में 9, तो 27 बराबर 0, तो यही रिक्वायर्ड प्लेन का आंसर हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन का आंसर हो गया। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब मैं अगले टाइप का अगले कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ और उस पर क्वेश्चन लेकर के सोल्व करता हूँ अगले पेज पर। ये क्वेश्चन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन का है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि ये एक लाइन, ये एक प्लेन है, ठीक, ये एक प्लेन है और इस प्लेन से कोई एक लाइन इस तरह से गुजर रहा है, मतलब यहाँ से पास किया मैंने, बना दिया बेकार पूरा पार से, अंदर वाले पोर्शन नहीं दिखना चाहिए था, यहाँ तक मैंने दिखा दिया क्योंकि मैं डायरेक्ट खींचा तो लाइन इस तरह का बन गया। तो मतलब बेसिकली ये समझ रहे हो ना कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल पॉइंट प्लेन में ही लाई कर रहा है और लाइन पर भी है। इस बात को समझो, ये पॉइंट जो है वो लाइन और प्लेन में क्या कॉमन है, तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। मेन से निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि x1 है, y1 है, z1 है, ठीक। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मतलब कि अगर यहाँ ये तो मैंने क्वेश्चन लिया इसलिए कि समय सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इस लाइन का इक्वेशन दिया रहता है कि इस फॉर्मेट में, सिमेट्रिकल फॉर्मेट में, जैसे x - x1/a + y - y1/b + z - z1/c, इस तरह से दिया हुआ रहता है। और प्लेन का भी इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तभी ना हम दोनों को सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। प्लेन का इक्वेशन क्या रहता है दिया हुआ, मान लेते हैं इसे LMN कर देता हूँ, LMN कर देता हूँ एक पल के लिए ताकि थोड़ा समझ में आसा हो। और इक्वेशन ऑफ प्लेन का मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन AX + BY + CZ + D = 0, ये हो गया। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हम दोनों को सोल्व किस तरह से करेंगे, इससे जो लाइन का इक्वेशन है इसे, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं जो कि इस लाइन पर लाई करता है कहीं ना कहीं। जब इस लाइन पर वो पॉइंट लाई करेगा तो एक पल ऐसा भी आएगा जो इस पॉइंट पर आ जाएगा। पैरामेट्रिक पॉइंट तो वेरिएबल होगा ना, इसी लाइन पर आगे पीछे वेरी करता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पॉइंट पर आ जाएगा वैल्यू लैम्डा के वैल्यू के लिए, तो इस पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब क्या इस प्लेन में भी लाई कर रहा है, इस प्लेन के अंदर में भी लाई कर रहा है, तो प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम सबसे पहले इस लाइन के इक्वेशन से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इस पॉइंट का। तो हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्मेट में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं उसे उतार लेता हूँ जो कुछ दिया हुआ है, x - 2 ये बाई x - 2/3 बराबर y + 1/4 बराबर z - 2/12। इसे मैं लैम्डा के बराबर कंसीडर करूँगा तभी मैं लिख पाऊँगा पैरामेट्रिक फॉर्मेट लैम्डा में। लैम्डा के बराबर में कंसीडर करने से ये होता है कि एक ही अननोन आता है, x y z 3 अननोन में से एक हट गया और एक ही अननोन लैम्डा बन गया।
तो हम कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखेंगे, 3 लैम्डा और प्लस 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस माइनस रहे तो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो 3 लैम्डा प्लस 2 ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक इसी प्रकार वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, 4 लैम्डा और -1। तो 4 लैम्डा और -1 ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और ठीक इसी प्रकार जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 12 लैम्डा और प्लस 2। ये एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट का, और ये पॉइंट इस प्लेन में भी लाई करता है, तो इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इस प्लेन के इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ, क्या है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो इसे सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, जो ये पॉइंट मैंने निकाला पी पॉइंट का, तो मैं इसमें सेटिस्फाई करवा देता हूँ। x का वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा प्लस 2, ये x का वैल्यू हो गया माइनस, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 लैम्डा -1 प्लस जेड कोऑर्डिनेट क्या है 12 लैम्डा प्लस 2, ये हो गया इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आएगा तो इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, इसी रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो आ जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा। इस पॉइंट को निकालना है ना, तो इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3 में से 4 गया तो -1 हो गया, -1 लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा, तो 11 लैम्डा हो गया। और यहाँ प्लस 2 प्लस 1 तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो प्लस में 5 इक्वल्स टू 5, तो 5 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया, तो लैम्डा का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, इस तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इस पॉइंट लैम्डा का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ये तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, निकल गया पॉइंट, ये पॉइंट निकल गया इसी जो प्लेन में। और दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, दूसरा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि उसका पोजीशन वेक्टर का जो दिया हुआ था कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -1, क्योंकि दिया हुआ माइनस, क्वेश्चन में दिया हुआ पोजीशन वेक्टर -i कैप -5 और -10 ये दिया हुआ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस PQ बराबर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से 2, और यहाँ -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार -1 और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा 2 और माइनस प्लस ये 10 है 10 है, तो माइनस प्लस 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 144। तो कितना हो गया 5 4 9 69 169 हो गया, 169 हो गया। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, तो PQ का डिस्टेंस क्या आ गया 13, ये आंसर हो गया। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन का जितना भी क्वेश्चन होगा इसी तरह से सोल्व होता है और इसी तरह से सोल्व करना भी चाहिए। तो यही एक मेथड है जिसके द्वारा हम इंटरसेक्शन ऑफ एक लाइन एंड प्लेन के इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो अब मैं अगला टॉपिक को डिस्कस करता हूँ अगला पेज पर। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि दो लाइन किस तरह से कोप्लेनर होता है, दो लाइन के कोप्लेनर होने की क्या कंडीशन है, यही हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक लाइन और एक प्लेन का कोप्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो हम जानते हैं फार्मूला की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, जैसे कि एक ये लाइन है L1 और एक दूसरा कोप्लेनर मतलब एक ही लाइन में है, तो एक ही प्लेन में दो लाइन रहेगा, एक मान लेते फिर एक इस तरह से कुछ इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाएगा तो इसी लाइन में ना है, तो आगे तो बढ़ाएंगे, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना इन्फिनिटी तक, तो कहीं ना कहीं जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो कट करेगा, मतलब इंटरसेक्शन होगा ही होगा। जब दो प्लेन है तो इंटरसेक्शन होगा ही होगा, दो लाइन का इंटरसेक्शन होगा ही होगा। जब दो लाइन एक प्लेन में ही है, एक प्लेन का मतलब वही कोप्लेनर होता है कि एक ही प्लेन में सेम प्लेन में लाया करा दोनों लाइन। जब सेम प्लेन में लाया करा तो दोनों को इंटरसेक्ट होना ही होना है। जब दोनों इंटरसेक्ट होगा ही होगा तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 0 हो जाएगा,
दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि अगर जो दूरी कहेंगे तो इधर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दूरी भी हो जाएगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो हम कंडीशन क्या जानते थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन को मैंने क्या पढ़ा था कि A2 माइनस A1, मतलब कि एक पॉइंट है दूसरे लाइन पर, दूसरा पॉइंट है पहले लाइन पर, डॉट कर देते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर से डिवाइड करते थे, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा, कोप्लेनर का कंडीशन क्या है कि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा। तो यही कंडीशन हमें याद रखना है कि कोप्लेनर के लिए क्या करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 कर देंगे, और हमें निकालना क्या पड़ेगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, बस यही हमें करना है और कुछ नहीं। यही कंडीशन है कोप्लेनर का। मैंने बताया भी था शॉर्टेज डिस्टेंस के लेक्चर में कि कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए यही कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है कि A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ है, तो सेम बाय सेम उसी तरह से हम सोल्व कर देंगे। तो इसे अगर जो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में, तो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में किस तरह से लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में इस तरह से लिखा जाता है कि एक पॉइंट x2 है, दूसरा पॉइंट x1 है, इसी तरह से y2 माइनस y1 और क्या होगा z2 माइनस z1, ये हो गया। और पहले लाइन का कुछ होगा डायरेक्शन को साइन या डायरेक्शन रेशियो, तो पहले लाइन का मान लेता हूँ L1 M1 N1 है, दूसरे लाइन का L2 M2 N2 है। तो हम इस कंडीशन इसको 0 के बराबर कर देंगे तो कोप्लेनर कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि अगर जो 0 के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन प्रूफ हो जाएगा क्या, कि कोप्लेनर है दोनों लाइन। ठीक, तो हम पहले कंडीशन प्रूफ करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स का भी इक्वेशन हम लिखेंगे। तो शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ये है क्वेश्चन में, एक पॉइंट क्या है A1 बराबर क्या 1 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और दूसरा पॉइंट क्या 4 i कैप 0 j कैप और माइनस में k कैप है। तो ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। ठीक इसी प्रकार ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। तो मैं डायरेक्ट पुट करके इसको शो कर देता हूँ, मतलब 0 के बराबर अगर जो आ जाएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। तो मैं पुट कर देता हूँ। तो A2 माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 4 में से एक गया 3 i कैप, और j में तो 0 है तो माइनस j कैप हो जाएगा, और माइनस प्लस 0 हो जाएगा तो 0 k कैप हो गया। ये A2 माइनस A1 हो गया। अब मैं B1 क्रॉस B2 किस तरह से करूँगा, तो B1 क्रॉस B2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट्स हम निकाल लेंगे, i कैप j कैप k कैप, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट बाद में करेंगे, पहले हम इधर i कैप B1 क्रॉस B2 कर लेते हैं। तो पहला वेक्टर का क्या है डायरेक्शन रेशियो 3, j में -1, k में तो कुछ नहीं 0 होगा, जैसे 2 0 यहाँ पर होगा 3, तो मैं इसे निकालता हूँ। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3 i कैप माइनस j कैप प्लस 0 k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। तो i के कोफिशिएंट क्या आएगा, i का कोफिशिएंट हो जाएगा -3। ठीक, अब j का कोफिशिएंट क्या होगा, j का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस में 9 j कैप। फिर k का कोफिशिएंट क्या होगा, k का कोफिशिएंट होगा प्लस में 2 k कैप। अब मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखता हूँ तो क्या आता है, माइनस में 9 हो जाएगा और प्लस में 9 हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा। तो देख रहे 9 माइनस में है, 9 प्लस में, तो अल्टीमेटली 0 आ रहा है RHS। तो ये इम्प्लाई करता है कि गिवेन 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, गिवेन 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, क्योंकि 0 आ गया है तो कोप्लेनर प्रूफ हो गया है। अब हम प्रूफ करेंगे कि अब हम फाइंड करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देज 2 लाइन्स। तो इसका भी फार्मूला होता है, तो मैं अगले पेज में इसे सोल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो मैं अगले पेज पर लिखता हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
कंटेनिंग देज टू लाइन, जो दिया हुआ 2 लाइन है उसका इक्वेशन मैं अगले पेज पर लिखता हूँ। ये दोनों लाइन दिया हुआ है, इसी दोनों लाइन को कंटेन करते हुए एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो ये प्लेन है, ये प्लेन में दोनों लाइन एग्जिस्ट कर रहा है। लाइन L1 हो गया और एक लाइन इस तरह से L2 हो गया, ठीक। तो इस लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए सपोज दैट एक पल के लिए R1 वेक्टर बराबर क्या होगा, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर होगा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक पल के लिए R2 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, इस तरह से आएगा। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, B2 वेक्टर दिया हुआ है। और इस लाइन का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, B1 वेक्टर, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें नॉर्मल के इक्वेशन को हमें प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल इस B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के क्रॉस करने से ही तो नॉर्मल आएगा ना। नॉर्मल क्या है कि दोनों का परपेंडिकुलर, इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर कब आएगा, जब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब B1 क्रॉस B2 करेंगे तो इस नॉर्मल का डायरेक्शन आ जाएगा। और वही मुझे चाहिए प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए। तो हमें नॉर्मल निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए किस प्रकार से, B1 क्रॉस B2 करने से, B1 वेक्टर क्रॉस B2 करने से क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन के नॉर्मल का वेक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। डायरेक्शन आ जाएगा तो हम आसानी से प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट भी इस लाइन पर कोई भी एक A1 वेक्टर ले लेंगे, ये पॉइंट पर ही कहीं ना कहीं होगा A1 वेक्टर पॉइंट, या तो ये पॉइंट ले लेंगे A2 वेक्टर। तो 2 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट तो इसी लाइन और इसी प्लेन में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कोई भी ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देज 2 लाइन्स, जो दिया हुआ है दोनों लाइन है, दोनों लाइन तो उसी में लाई कर रहा है, देज 2 लाइन्स। क्या लाइन दिया हुआ है, अगर जो वेक्टर फॉर्मेट में लिखना पड़े लिखेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, R वेक्टर डॉट N वेक्टर वो क्या होगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये हो जाएगा। और एक कोई भी पॉइंट लेते हैं, या A1 या A2, तो मैं A1 पॉइंट ले लेता हूँ, तो A2 वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये हुआ वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देज 2 लाइन्स, ये हो गया, याद रखो ये वेक्टर फॉर्मेट में हो गया। और अगर जो हमें कार्टेशियन फॉर्मेट में चाहिए, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इस फार्मूला को याद रखो, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, जैसे कि x माइनस x1 बटे L1 है, y माइनस y1 बटे M1 है, प्लस z माइनस Z1 बटे N1 है। और दूसरा लाइन क्या है, x माइनस x2 बटे L2 बराबर y माइनस y2 बटे M2 बराबर z माइनस Z2 बटे N2, ये दोनों दिया हुआ है। तो इस दोनों लाइन को कंटेन करते हुए इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखेंगे x माइनस, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते यही पॉइंट ले लेता हूँ, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और डायरेक्शन कोसाइन ले लूँगा दोनों लाइन का, L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो यही इक्वल्स टू 0 के बराबर कर देंगे। यही क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो हम सोल्व कर देते हैं तो आंसर निकल जाएगा। तो मैंने तो ऑलरेडी निकाल रखा था B1 क्रॉस B2, मैंने पिछले इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में मैंने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया था मैंने। तो सिंपली मैं R वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो B1 क्रॉस B2 का डायरेक्ट मैंने जो पिछले पार्ट में लिखा था तो वही लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर निकालने के लिए समय नहीं है उतना। निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या था यहाँ पर, नॉर्मल का B1 क्रॉस B2 नॉर्मल जो था B1 क्रॉस B2 क्या था, ये था -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस G2k कैप। सोल्व करने पर यही आएगा
एन वेक्टर का B1 क्रॉस B2 प्लस में इसे हमें क्या करना है A1 वेक्टर। तो A1 वेक्टर क्या दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ये दिया हुआ है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसी नॉर्मल वेक्टर से -3i कैप प्लस 9j कैप और -+2 के कैप। इसके साथ मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो डॉट प्रोडक्ट करके लिख देता हूँ आर वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा और ये -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2 के कैप बराबर। तो -3 और 1 गुना करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और 9 + 1 तो प्लस में 9 होगा और 2 माइनस तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन का आंसर निकल गया। क्या होगा आर वेक्टर डॉट -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2 के कैप और यहाँ से जब मैं यहाँ पे क्या -6 -5 प्लस 9 तो क्या होगा प्लस में 4 हो जाएगा। यही इक्वेशन हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स कंटेनिंग 2 लाइन्स इस तरह से लिखा जाता है। मैंने फार्मूला भी लिख दिया हूँ कि किस तरह से निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इसी टाइप के सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं अब अगला टॉपिक अगले पेज पर डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 अस्क्यू लाइन्स और दोनों लाइन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अस्क्यू लाइन्स कहते हैं किसको है। तो अस्क्यू लाइन्स का डेफिनेशन ये है कि वैसा स्पेस में वैसा लाइन मतलब 3D में या स्पेस में वैसा 2 लाइन जो कि आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है और पैरेलल भी नहीं है, एक दूसरे का पैरेलल भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा हो कि इधर आगे बढ़ाएंगे दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे प्लेन में ला कर रहा है। ये मैं जो प्लेन बना रहा हूँ ये दूसरे प्लेन में है, ये नीचे वाले प्लेन में है और ये जो ऊपर वाला लाइन है वो कहीं दूसरे प्लेन में ला कर रहा है। तो ये प्लेन ये दूसरे प्लेन में ला कर रहा है। तो प्लेन तो आगे पीछे फिक्स नहीं मतलब कि मूव नहीं कर सकता। ये प्लेन जहाँ पर जितना दूरी पर है ये उतना ही दूरी पर ऊपर में रहेगा और लाइन तो लाइन ही है, लाइन तो उसी प्लेन में ही रहेगा। तो ये एक अलग प्लेन में लाइन है और ये दूसरा जो प्लेन है ये दूसरा जो लाइन है वो ये अलग प्लेन में है। ये आगे पीछे फिक्स ये लाइन बढ़ा सकते हैं लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। दोनों के बीच का गैप मेंटेन करेगा ही करेगा। अगर जो 3D में सोच करके देखोगे तो आगे दूसरे पर अगर जो इन्फिनिटी तक भी दोनों लाइन को बढ़ा देंगे एक्सटेंड कर देंगे तो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे 2 लाइन को जो स्पेस में एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं हो और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करता हो तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं अस्क्यू लाइन्स। इस डेफिनेशन को हमेशा ध्यान में रखना, कहीं पूछ भी एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो मैंने तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। लेकिन मैं उस मेथड का यहाँ पर अप्लाई नहीं करूँगा। मैं बेसिक तरीक़ा से सोल्व करके शॉर्टेज डिस्टेंस निकालूँगा। सबसे पहले मैं कि ये क्वेश्चन जो दूसरा लाइन है इस इक्वेशन पर कहीं पॉइंट है हुआ A2 पॉइंट होगा तो इस लाइन को कंटेन करते हुए एक प्लेन के इक्वेशन लिख लूँगा, एक प्लेन का इक्वेशन लिख लूँगा और जो L1 वेक्टर जो दिया हुआ है उसका एक पॉइंट क्या है 1 - 1 और 2 है। तो इस पर कहीं ना कहीं लाई करता होगा ये पॉइंट A1 पॉइंट जो है 1 - 1 और 2। तो इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँगा इस प्लेन पर। तो मैंने सीखा था उस तरह से मैं डायरेक्ट प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दूँगा तो निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। तो मैं वही फार्मूला लगा करके निकाल लूँगा क्योंकि ये मेथड मैंने पहले सीख चुका हूँ। निकाल सकता हूँ इस फार्मूला से भी अप्लाई करके, लेकिन मैं उस तरह से नहीं सोल्व करता हूँ। मैं इस तरह से सोल्व करूँगा कि इस लाइन को कंटेन करते हुए मैं एक इक्वेशन लिखूँगा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था। तो क्या लिखूँगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन L2। तो L2 लाइन को कंटेन करते हुए हम इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे
तो इक्वेशन हम लिखेंगे इस तरह से, बॉक्स बना करके, x+2 y-0 z+1 और डिटर्मिनेंट्स निकाल दूंगा। डिटर्मिनेंट्स मैं लिख दूंगा L2 लिख दूंगा। और उसके बाद तो ये जो लाइन दिखाता है कि क्या दोनों पैरेलल का, इसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है लाइन का, एक b1 वेक्टर है एक b2 वेक्टर है। तो यहाँ पर लिखा जाता है ना L1 M1 N1 पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, फिर L2 M2 N2, तो मैं वही लिख देता हूँ। तो पहले लाइन का क्या है, L1 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है। फिर यहाँ पर दूसरे लाइन का L2 क्या है 4 और M2 क्या है -3 और N2 क्या है 1 इक्वल्स टू 0 को बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स। तो ये क्या हो जाएगा, इस जब मैं सोल्व करूँगा तो क्या होगा, x+2 इंटू 1+12 1+12 क्या हो जाएगा 13। तो 13 मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर 13। फिर -y इंटू क्या हो जाएगा 2 और -16, तो -14 हो जाएगा। प्लस में z+1 इंटू क्या होगा -6 और -4, तो -10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 13x +14y और -10z, यहाँ से होगा 26 और 14, सॉरी सिर्फ सिंपली 26 होगा, 26 और इधर -10 बराबर 16। तो 13x +14y -10z बराबर में इधर ही रहने देते हैं, प्लस में 16 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन L2 क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन L2 ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस एक पॉइंट का कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक मैंने पॉइंट लिखा था ना क्या 1, -1, 2, ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ A1 वेक्टर, ठीक। तो इस पॉइंट को पुट कर देंगे तो निकल जाएगा पहले प्लेन के इक्वेशन में, तो पुट कर देते हैं तो 13 हो जाएगा और ये -14 हो जाएगा और ये क्या होगा -20 + 16 का मोड, अगर जो निगेटिव भी आना चाहिए तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि मैंने मोड लगा दिया हूँ। तो 13 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या होगा -34, ये दोनों मिला के -34 और इधर क्या होगा 34 9 और 20 29 हो गया। तो 29 घटाएंगे 34 में तो क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि निगेटिव नहीं आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, 5 हो गया। और नीचे में जब मैं स्क्वायर करके लिखूँगा तो क्या आएगा, रूट में आएगा 465 आएगा 465। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। अब मैं डिस्कस करता हूँ इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन अगले पेज पर। इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे कि इमेज किसी पॉइंट का, दिए हुए पॉइंट का एक प्लेन के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन और डिस्टेंस भी निकालना है कि फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द दिस पॉइंट टू द प्लेन गिवन, और इमेज भी निकालना है। तो मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है वो मैं ये पॉइंट P मान लेता हूँ, दिया हुआ है ऐसा कि, लेकिन मैं पॉइंट P लिख दिया हूँ जिसका कोऑर्डिनेट है 7 14 और 5, और एक प्लेन है इस तरह से इधर। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहीं यहाँ पर आएगा M पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसका मिरर इमेज बनेगा उतना ही डिस्टेंस में नीचे कहीं यहाँ पर मान लेते हैं कि Q है मिरर इमेज, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये मैं मान लिया हूँ। तो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम PM वेक्टर का डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन लिखेंगे।
डायरेक्शन तो दिया हुआ है यहाँ पर, जो क्योंकि प्लेन के इक्वेशन दिया हुआ है तो नॉर्मल भी तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा ना, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का। तो नॉर्मल वेक्टर तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2i कैप 4 और ये तो 2i कैप प्लस 4j कैप और -1k कैप, ये तो लिखा हुआ है। तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ तक निकालना है, तभी ना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि पीएम या पीक्यू वेक्टर का डायरेक्शन को साइन लिख लेता हूँ पीक्यू वेक्टर का। तो क्या होगा, अल्फा -7i कैप प्लस क्या होगा बीटा -14j कैप और गामा -5 ये हो जाएगा k कैप, ये हो गया। तो जब मैं देख रहा हूँ कि ये नॉर्मल वेक्टर है और ये जो PQ वेक्टर है वो दोनों पैरेलल है, तो जो पैरेलल होता है तो क्या होता है, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लगा देता हूँ, क्या होगा अल्फा -7/2 बराबर होना चाहिए बीटा -14/4 इक्वल्स टू होना चाहिए गामा -5/-1 और इसको मान लेते हैं कि लैम्डा के बराबर में, ठीक, ताकि हम लैम्डा का वैल्यू आसानी से निकाल सकें। ठीक, तो मैं यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ लैम्डा के फॉर्मेट में। तो अल्फ़ा का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 लैम्डा + 7, तो मैं लिख देता हूँ 2 लैम्डा + 7। इसी प्रकार बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4 लैम्डा + 14 और ये हो जाएगा गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा -लैम्डा + 5। ये XYZ कोऑर्डिनेट निकल गया, अल्फ़ा बीटा गामा का कोऑर्डिनेट निकल गया, अल्फ़ा बीटा गामा का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, निकल गया। अल्फ़ा बीटा गामा का कोऑर्डिनेट निकल गया तो हम निकाल सकते हैं इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से भी, उस तरह से भी निकाल सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। M पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो क्या है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का वैल्यू है, इस बात को ध्यान रखो, ये अल्फ़ा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है, ये गामा का वैल्यू है। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या हो जाएगा, ये M पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा अल्फ़ा + 7/2, तो अल्फ़ा + 7/2 ये बराबर हो जाएगा क्या, ये कोई अल्फ़ा + 7/2 किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा उसका, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्या होगा बीटा + 14/2 ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा और गामा + 5/2 ये क्या, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा z एक्सिस, z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मैं अल्फ़ा बीटा गामा रख देता हूँ वैल्यू, क्योंकि लैम्डा के टर्म में रखूँगा तो एक ही वेरिएबल होगा ना, इस कारण से। तो मैं पुट कर देता हूँ अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 2 लैम्डा + 7, तो 7 क्या होगा 14 हो जाएगा। तो 2 लैम्डा + 14 ये हो जाएगा /2, ये हो गया बराबर ये x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, 2 लैम्डा + 14। ठीक, इसी प्रकार बीटा का वैल्यू रखूँगा, तो बीटा का वैल्यू क्या है 4 लैम्डा + 14, तो क्या हो जाएगा 4 लैम्डा + 28/2 हो जाएगा, ये y का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार z का वैल्यू क्या होगा -लैम्डा + 10/2 हो जाएगा, ये हो गया z का वैल्यू। अब हम तीनों का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट निकला है कोऑर्डिनेट वो प्लेन के इक्वेशन में लाई कर रहा, प्लेन में लाई कर रहा है। तो प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2 × 2 लैम्डा + 14/2 ये हो गया, फिर +4 × y का वैल्यू क्या है 4 लैम्डा + 28/2, फिर -z, तो z का वैल्यू क्या दिया हुआ है -लैम्डा + 10/2, ये z का वैल्यू दिया हुआ है।
बराबर में क्या करेंगे हम 2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन में 2 के बराबर दिया हुआ है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन में मैंने पुट किया है, ये जो मैंने पुट किया है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट किया है, इस बात को ध्यान रखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट किया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 14, और इधर से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 8 लैम्डा प्लस 56, इधर से क्या होगा प्लस लैम्डा बाई 2, और यहाँ क्या होगा -10, ये हो जाएगा 10/2, तो 10/2 क्या होगा 5 हो जाएगा, बराबर में 2। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 2 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 लैम्डा, और ये 14 चौका 56, 14 25 70 दूना, 70 दूना कितना होता है 140 में से 10 घटाएंगे, इधर 4 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 130, इधर हो गया 130 प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में 130 और प्लस 4, तो क्या होगा -126, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा -126/20 आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लैम्डा का वैल्यू आ गया ना। लैम्डा का वैल्यू जब आ गया तो कोऑर्डिनेट तो निकल ही गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, तो हम क्या करें मिड डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल देंगे, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकल ही गया कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला से हम लेंथ निकाल करके डबल कर देंगे, इमेज भी निकल जाएगा ना, अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा का वैल्यू तो यही तो है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 से 21 होगा, 21 हो जाएगा, 21 तो 21 छक 26 से लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा -6, 21 छक 26 से, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैं एक -6 रखूँगा लैम्डा का वैल्यू, तो कि -6 दूनी 12, -12 में से 7 जाएगा तो -5 हो गया। इसी तरह से लैम्डा का वैल्यू -6 रखूँगा तो -6 चौका 24 में से 10 जाएगा तो -10, 14 जाएगा तो -10 हो जाएगा। और फिर लैम्डा का वैल्यू क्या है -6, तो माइनस प्लस 6 में से 5 गया, 6 5 11 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, -5 -10 और कॉमा -11, ये निकल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकला है, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकला है, सॉरी ये अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकला। अल्फ़ा का वैल्यू क्या -5, अल्फ़ा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू -10 और गामा का वैल्यू 11। तो मैं इस पुट कर देता हूँ तो यहाँ निकल जाएगा कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। जब अल्फ़ा का वैल्यू मैं -5 रखूँगा तो 7 में से 5 गया 2/2 तो 1 आएगा। तो अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल रहा है 1, और इसी तरह से क्या हो जाएगा -10 और 14 तो +4/2 तो 2 निकलेगा, 11 5 16 16/2 बराबर 8, ये कोऑर्डिनेट निकल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो अब हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अब तो निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पीएम डिस्टेंस निकाल देंगे, वो लेंथ निकल जाएगा, उसी का डबल कर देंगे तो भी निकल जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो निकालना था तो मेन रूप से, तो क्या होगा 1,2,8 आंसर हो गया इसी पॉइंट का। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त, इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है।